रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है। खाते पीते घूमते फिरते घर में कॉलेज में रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, एक मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दी जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं। यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज। नौकर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो।
तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटक कर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी, बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते, मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो, मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही, किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी,
अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे, और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है, अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊं, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ, जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था।
अरे वाह दिवाकर, तू तो एक नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं।